नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह का प्रथम अध्याय हरिवंश राय बच्चन। तो इसकी प्रथम कविता जो है आत्म परिचय, उसके प्रश्नोत्तर को हल कर लेते हैं। प्रथम प्रश्न है कि कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करता है कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ कि मैं इसने सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो विपरीत से लगते इन कथनों का आशय क्या है कि वैसे ये दोनों ही विपरीत लग रहे हैं कि एक और तो जगजीवन का भार लिए मतलब सांसारिकता का भार लिए घूमने की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर ये कहते हैं कि मैं सांसारिकता में लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। तो इनका आशय पूछा जा रहा है। तो यह जवाब है कि संसार के आम लोगों की भांति कवि को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तथा सुख दुख हानि लाभ को झेलते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरा कर रहा है, और कवि संसार के प्रति अपने दायित्व को समझता है। यह सांसारिक कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता है, बल्कि वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। वह मार्ग में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों की परवाह नहीं करता है, बल्कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति करता है। इसलिए ये दोनों ही कथन विपरीत से प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहता है वहीं पर नादान होते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका जवाब है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान होते हैं। पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि दाना से तात्पर्य है कि भोग विलासिता एवं विभिन्न उपभोग करने के साधन। लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ भोग विलासिता और उपभोग करने के साधन होते हैं, लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं। मनुष्य सांसारिक माया जाल में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है और वह अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए लक्ष्य को भूल जाता है। कवि सत्य की खोज के लिए अहंकार को त्याग कर जीवन के सदुपयोग पर बल दे रहा है, ताकि मनुष्य का जीवन सार्थक हो सके। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान होता है। अगला प्रश्न है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता पूछी जा रही है। तो यहाँ और 3 बार आया है। देखो और तो तीनों बार जो है इसका अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है कि यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यमक अलंकार है। जहाँ शब्दों की समान पुनरावृत्ति होती है, समान शब्दों की, और अर्थ उनके भिन्न भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो प्रथम और से तात्पर्य है कि पहले में और में कवि स्वयं को आम आदमी से अलग विशेष भावना प्रधान व्यक्ति बताता है। यहाँ ये बताया गया है कि ये मैं एक भावुक कवि हूँ, जबकि ये संसार के लोग स्वार्थी हैं। तो यहाँ मैं और से तात्पर्य है, यहाँ आपने आपको अलग बताया है कि मैं एक भावुक कवि हूँ। और यहाँ दूसरा और दिया गया है, तो दूसरा और जो है वो योजक शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात दोनों को जोड़ने के लिए। दोनों से तात्पर्य है यहाँ मैं और को और ये जग और दोनों को जोड़ने के लिए इस योजक शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर तीसरे ओर से तात्पर्य है दोनों। यहाँ बताया भी है कि तीसरे ओर के प्रयोग संसार और कवि में किस तरह के संबंध को दर्शाने के लिए बताया है कि मैं तो एक भावुक कवि हूँ और यह संसार के लोग स्वार्थी हैं। तो इस ओर का अर्थ आ जाएगा भिन्न भिन्न, कि मैं और संसार के लोग इसलिए अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ तीसरे ओर का प्रयोग संसार और कवि में संबंध दर्शाने के लिए किया गया है। चलिए, शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न है
कवि पूछ रहे हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि शीतल वाणी में आग होने से क्या तात्पर्य है, कि यहाँ विरोधाभास अलंकार हुआ है। विरोधाभास अलंकार वहाँ होता है जहाँ काव्य में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। तो कवि की वाणी वैसे तो क्या है, शीतल है, मधुर है, लेकिन उसमें प्रेम की ऊष्मा और वेदना का ताप है, इसलिए कहा गया है कि कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इस का आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है उस मधुर वाणी में भी, ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। और उनकी शीतल आवाज़ में विद्रोह की अग्नि छिपी हुई है, इसलिए उनकी वाणी को शीतल कहा है मधुर होने के कारण। और उसमें प्रेम की ऊष्मा, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाओं का ताप होने के कारण आग कहा गया है। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उस कविता से। तो प्रश्न है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से अर्थात घोंसलों से झांक रहे होंगे। तो इसका जवाब है कि पक्षियों के बच्चे दिन भर अपनी माँ की प्रतीक्षा में इस आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे कि शाम को लौटते समय वे उनके लिए भोजन लेकर आएंगी और उन्हें ममता का मधुर स्पर्श प्रदान करेंगी। इसलिए अपने माँ की प्रतीक्षा में वो माँ की प्रतीक्षा करते हुए या उनके लौट आने के लिए वो नीड़ों से झांकते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कवि की किस विशेषता का पता लगता है। तो जैसे कि ये टेक भी है और कविता का शीर्षक भी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि प्रेम में डूबे और लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। इसलिए गंतव्य का स्मरण पथिक के कदमों में स्फूर्ति भर देता है, ताजगी, उत्साह भर देता है। गंतव्य मतलब जहाँ जिस स्थान पर वो मंजिल पर पहुँचना चाहता है, वह उसके बारे में सोचकर और उसके कदमों में स्फूर्ति, जोश आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर हल कर लिए हैं। आप संपूर्ण पाठ्यक्रम जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।